साथियों, इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1905 ऑफ रशिया के बारे में। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको बताया, जब कभी भी आप कोई इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़ते हैं तो उसका क्रक्स आपको मालूम होना चाहिए। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन ऑफ 1905 की अगर हम बात करें, ये आखिर हुआ ही क्यों, इसके क्या कारण थे? तो पहला कारण हम कह सकते हैं एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का मतलब क्या होता है कि आप बहुत लंबे समय से अगर इनकम्बेंट हैं, बहुत लंबे समय से अगर आप पावर में हैं, तो आपके खिलाफ लोग कभी ना कभी जाके आवाज़ उठाएंगे। जी हाँ साथियों, हम बात कर रहे हैं रशिया की, और रशिया में टाइम पीरियड अभी अगर हम देखें तो ये 1905 है। रोमानोव डायनेस्टी जो थी वो 17th सेंचुरी में पावर में आ चुकी है। 17th सेंचुरी में लगभग 300 साल हो चुके हैं। तो 300 सालों से अगर एक ही डायनेस्टी रूल करे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो लोग होंगे कभी ना कभी तो प्रोटेस्ट करेंगे। और मोनार्की का सिंपल सा मतलब होता है कि पावर एक बंदे के पास में है। कहने का मतलब है वहाँ पे ऑटोक्रेसी होगी। और ऑटोक्रेसी को आप ऐसे समझिए कि सिर्फ पावर जो है एक ही पर्सन के पास में है। और अंग्रेज़ी की एक कहावत है, पावर करप्ट्स मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स मैन एब्सोल्यूटली। और ये बात ठीक है। एक ही अगर पर्सन के पास में सारा पावर आ जाए, सेंट्रलाइज्ड हो जाए अगर पावर, तो ओबियस ही बात है कि उसका मिसयूज़ हो सकता है, और मिसयूज़ हो रहा है। तो एक तो एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं, मोनार्की के खिलाफ एक लड़ाई, क्योंकि दुनिया में अगर आप देखोगे तो डेमोक्रेसी लगभग हर जगह आ चुकी है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे मोनार्की है तो लोग जो है इसका प्रोटेस्ट तो करेंगे ही। अब इस मोनार्कियल सिस्टम में अगर आप देखोगे तो पावर जो है वो सेंट्रलाइज्ड है। ज़्यादा से ज़्यादा जो पावर है वो किसके पास है? किंग के पास में है। और थोड़ा बहुत जो पावर है वो किसके पास है? नोबल्स के पास में है। तो जो आम लोग जो हैं उनके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ एक लड़ाई थी। तो लोग चाहते क्या थे? तो लोग बेसिकली चाहते थे कि ये जो सिस्टम है, मोनार्की का जो सिस्टम है, इसमें कुछ रिफॉर्म आए, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो। दूसरी लोगों की ये डिमांड थी कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया जाए, और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। और जाहिर सी बात है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा ये कहीं ना कहीं डिवीजन ऑफ पावर की बात करेगा, लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ मोनार्की की बात करेगा। तो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड कर रहे हैं, लोग डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की बात कर रहे हैं, लोग इनइक्वालिटी को कम करने की बात कर रहे हैं, लोग वर्कर्स की जो कंडीशंस हैं उसको इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर रहे हैं। जो फूड क्राइसिस यहाँ पे विटनेस किया जा रहा है रशिया में, लोग उसके खिलाफ यहाँ पे ये रेवोल्यूशन कर रहे हैं। तो साथियों, 1905 की यही कहानी है। बाकी इसको हम वन बाय वन देखते हैं कि ये पूरा इवेंट दरअसल था क्या। तो देखिए, मैंने आपको बताया फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो है ये क्यों हो रहा है। इट वॉज अगेंस्ट ऑटोक्रेसी। ज़ार निकोलस सेकंड, इस बंदे को देख लीजिए आप। यह है ज़ार निकोलस सेकंड, जो कि रोमानोव डायनेस्टी का अभी रूलर है। और ये जो रोमानोव डायनेस्टी है ये साथियों 1613 से पावर में है। तो 1905 में, और इसके बाद एक हम टॉपिक पढ़ेंगे रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। तो दोनों ही पॉइंट ऑफ टाइम पे जो रूलर है रशिया का, ये ज़ार निकोलस सेकंड है। तो ये चेहरा आपने याद रखना है। तो रशिया में 1905 की अगर हम बात करें, ऑटोक्रेसी, जाहिर सी बात है, मोनार्की है, एक ही बंदे के पास सारा पावर है, तो काइंड ऑफ आपको ऑटोक्रेसी देखने को मिल रहा है। अब पावर क्योंकि एक ही बंदे के पास में है, तो ये यहाँ की जो पार्लियामेंट है, जो लेजिस्लेटिंग बॉडी है, उसके लिए इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। ये सबसे ऊपर है। लोग परेशान हैं कि इसके पावर पे तो कोई लिमिटेशन ही नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन में रशिया के अलग अलग ग्रुप जो हैं ये यूनाइट हो जाते हैं कि ये जो सिचुएशन बनी हुई है रशिया में, जहाँ पे मोनार्की है, जहाँ पे ऑटोक्रेसी है, जहाँ पे इनइक्वालिटी है, इसके खिलाफ लड़ाई लड़े एक। क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, रशिया की सिचुएशन बहुत ख़राब है। हाल फिलहाल में जापान से भी हारे हैं ये लोग। तो रशिया के लिबरल्स जितने थे, रशिया के सोशल डेमोक्रेट जो पार्टी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरीज थे, पीस एंड वर्कर्स, ये सभी मिलके एक कैंपेन करते हैं। किसके खिलाफ कैंपेन करते हैं? ये एस्टेब्लिश्ड सिस्टम के खिलाफ ये लोग एक प्रोटेस्ट करते हैं। डिमांड क्या रखते हैं? डिमांड साथियों रखते हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिवीजन ऑफ पावर हो, मोनार्की के पावर के ऊपर एक लिमिटेशंस लगाई जाए। और इस पूरे इवेंट में अगर आप साथियों देखोगे तो यहाँ के जो नेशनलिस्ट लोग थे ये भी इस पूरे इवेंट का पार्ट बन जाते हैं। यहाँ के जो ज़्यादातिस्ट लोग थे, जो कि मुस्लिम रिफॉर्मर्स थे, ये लोग भी इसका पार्ट बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि मोनार्की के खिलाफ जितने भी अलग अलग यहाँ पे ग्रुप बने थे उस समय के टाइम पीरियड में, ये सभी लोग इस एस्टेब्लिश्ड ऑटोक्रेसी के खिलाफ यहाँ पे एक जंग छेड़ देते हैं।
आपको बताता चलूँ 1904 में सिचुएशन और भी ख़राब हो जाती है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो एस्टैब्लिश ऑटोक्रेसी, एस्टैब्लिश मोनार्की, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इनइक्वालिटी, इसके खिलाफ तो लड़ाई लड़ी जा रही थी, लेकिन आग में घी डालने का जो काम किया था 1904 की इकोनॉमिक सिचुएशन, जहाँ पे एसेंशियल गुड्स के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी बढ़ चुके थे। इमीडिएट कारण क्या था इस रेवोल्यूशन का? 1905 में साथियों चार वर्कर्स को, जो कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स, जो कि 1904 में बना था, इसके मेंबर्स थे, इनको एक पुतिलव एरिया में आयरन वर्क की कंपनी थी, वहाँ से इनको डिसमिस कर दिया जाता है। अब जैसे ही ये घटना होती है तो इनके समर्थन में बहुत सारे लोग जो है ये सड़कों पे आ जाते हैं, स्ट्राइक्स किया जाता है लोगों के साथ में, बहुत बड़े लेवल पे प्रदर्शन किए जाते हैं और डिमांड किया जाता है कि एक तो जॉब वैसी नहीं है, और अगर किसी की नौकरी मिल रही है तो इनसे काम बहुत करवाया जा रहा है। तो कह रहे हैं वर्किंग आवर्स जो हैं एक तो उसको कम करें, वेजेस जो है उसको बढ़ाया जाए, और वर्किंग कंडीशंस को हम और भी इम्प्रूव कर सके। ये डिमांड लेके लोग जो है ये सड़कों पे आ जाते हैं। और इस पूरे इवेंट को जो बंदा लीड कर रहा है उसका नेम है फादर गेबॉन। तो ये जो प्रदर्शनकारी थे ये कहाँ पहुँच जाते हैं? विंटर पैलेस, राजा के विंटर पैलेस पे ये लोग पहुँच जाते हैं। और जैसे ही ये लोग यहाँ पे पहुँचते हैं तो इनके ऊपर पुलिस के द्वारा अटैक करवाया जाता है, और इस पूरे इवेंट में बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं, और लगभग 100 वर्कर्स की यहाँ पे मौत हो जाती है इस पूरे इवेंट में। और इस घटना को साथियों हम कहते हैं ब्लडी संडे, और ये डेट था जैन 22, 1905। अब इसके बाद में लोग फिर से यूनाइट हो जाते हैं, पूरा रशिया जो है ये यूनाइट हो जाता है, और इस पूरे साल में 1905 में दिसंबर तक प्रोटेस्ट आपको देखने को मिलता है। हर जगह आपको प्रोटेस्टर्स देखने को मिलेंगे। यूनिवर्सिटीज़ बंद हो चुकी हैं, लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ये सभी लोग अपना अपना यूनियन बना के इस ऑटोक्रेसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए ये लोग डिमांड रख रहे हैं, एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की ये लोग डिमांड रख रहे हैं। तो सिचुएशन क्योंकि बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है रशिया में, तो इस पूरे सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए ज़ार निकोलस सेकंड जो है इसने क्या किया कि इसने एक बनाया पार्लियामेंट जिसका नाम रखा ड्यूमा। ड्यूमा बना दिया गया। अब ड्यूमा बना तो दिया गया, मतलब एक लेजिस्लेटिव बॉडी बना दी गई, और आप कह सकते हैं कि पावर जो है यहाँ पे शेयर करने का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की यहाँ पे बात की गई। लेकिन आप देखोगे कि इस ड्यूमा को 75 डेज़ के विदिन इसने ख़त्म कर दिया, और अगला जो ड्यूमा था वो उसने अगले 3 महीने के भीतर भीतर ही कॉन्स्टिट्यूट कर दिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी को बनाया तो जाता है, लेकिन अल्टीमेट अथॉरिटी अभी भी किसके पास थी? अभी भी ज़ार निकोलस सेकंड के पास ही थी। वो नहीं चाहता था कि इसकी अथॉरिटी को कोई भी बॉडी चैलेंज करे। इनफैक्ट अगर आप थर्ड ड्यूमा की बात करें जिसको 1907 में बनाया गया था, उसने तो पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया। वोटिंग लॉ जो था इसको पूरा का पूरा चेंज कर दिया। और इस पूरे थर्ड ड्यूमा के जो लोग थे, मेजोरिटी ऑफ लोग कौन थे? ये सारे के सारे जो लोग थे ये कंजर्वेटिव थे। और कंजर्वेटिव का क्या मतलब होता है? कंजर्वेटिव वो लोग हैं जो बहुत लंबे समय से जो एक परंपरा चली आ रही है उसको ही फॉलो करते हैं। तो पिछले 300 सालों से अगर यहाँ पे रोमन डायनेस्टी रूल कर रही है तो ये लोग तो सिर्फ उसी का समर्थन करेंगे। और फिर आप कहेंगे कि वो जो सोशलिस्ट लोग थे, लिबरल्स लोग थे, जिन्होंने इस पूरे रिवोल्यूशन को लीड किया, क्या ऐसे लोगों को यहाँ पे जगह मिला था? तो कोई जगह नहीं मिला। लिबरल्स, रिवोल्यूशनरीज, इन सभी को ड्यूमा में जगह ही नहीं मिली। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा का पूरा इवेंट था 1905 का, ये पूरे साल भर चला। 1905 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक बहुत सारे प्रदर्शन हुए, और इसमें से अगर कुछ प्रदर्शन पे अगर हम नज़र डालें तो एक था पोटेमकिन म्यूटिनी, 1905 जून में होता है, और लोकेशन था उड़ीसा। आज के टाइम में इसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो यूक्रेन में है। और तो ये जो पोर्ट ऑफ उड़ीसा था, यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि जितने भी ये सेलर्स थे इनको ये ऑर्डर दिया गया कि यहाँ पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर गोलियां चलाई जाए। लेकिन यहाँ पे ये जो सेलर्स थे इन्होंने मना कर दिया कि यहाँ पे हमने कोई किसी भी तरीके की कोई भी फायरिंग नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक ये भी चीज़ नोटिस आप कर सकते हो कि आप अपने अथॉरिटीज़ के खिलाफ, एस्टेब्लिश पावर के खिलाफ जा सकते हो। और इस पूरे इवेंट में यहाँ पे अब देखो ये जो मिलिट्री पर्सोनल्स है, ये जो सेलर्स लोग हैं, ये भी यहाँ पे आप ये जो एस्टेब्लिश ऑटोक्रेसी है उसके खिलाफ यहाँ पे काम किया जा रहा है। दिसंबर में अगर आप देखोगे तो दिसंबर में भी एक अपराइजिंग होती है। ये अपराइजिंग साथियों आपको देखने को मिलता है मॉस्को में। इसको लीड कर रहे थे सोशलिस्ट लोग, लेकिन इसको भी बहुत ही बुरी तरीके से सप्रेस कर दिया जाता है। कहने का मतलब है ये जो 1905 की रिवोल्यूशन है 1905 जैन में शुरू होता है, पूरे साल थ्रू आउट द ईयर 1905 का दिसंबर तक अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये प्रदर्शन चलते रहे हैं।
दिसंबर तक, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली। और इसलिए आप लास्ट में कह सकते हो कि ये जो रिवोल्यूशन था 1905 का, इसने ऑटोक्रेसी को ख़त्म नहीं किया, इसने मोनार्की को ख़त्म नहीं किया, और कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक फील्ड रेवोल्यूशन कह सकते हैं। हालांकि ये कहना फील्ड रेवोल्यूशन गलत होगा अपने आप में, कि इतने लोग जो मरे थे, फिर उनके जो सेक्रीफाइसेस थे, उसके लिए ये शब्द यूज़ करना कि फील्ड रेवोल्यूशन था, ये बहुत ज़्यादा आप कह लो कि ये गलत होगा। लेकिन अगर टेक्निकली देखोगे तो फील्ड था, क्योंकि जिस चीज़ के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे वो तो उनको मिला ही नहीं। लेकिन पॉजिटिवली, अगर एक पॉजिटिव नोट से इस टॉपिक को अगर हम ख़त्म करें, तो आप ये कह सकते हो कि इसने एक सीड बोआ, एक सीड को हमने बोया, रेवोल्यूशन के सीड को, जो कि 12 साल के बाद में, 12 साल के बाद में ये धरती से बाहर आएगा, और फिर वहाँ पे मोनार्की 1917 में ख़त्म होगी। तो ये था साथियों रिवोल्यूशन ऑफ 1905। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे रशियन रेवोल्यूशन ऑफ 1917। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।